हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो BPSC 143 का यूनिट नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है सब रीजनल ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि जो सब रीजनल ऑटोनॉमी का डिस्कोर्स है, ये पॉलिटिकल साइंस में एक सिग्निफिकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सब रीजनल ऑटोनॉमी होती क्या है। सब रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक लार्जर रीजन का एक छोटा सब रीजन ऑटोनॉमी की मांग करता है बेस्ड ऑन एथनिसिटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कास्ट, रीजन, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। इन सभी के बेसिस पे अगर कोई छोटा पार्ट बड़े एरिया से कहता है कि मुझे ऑटोनॉमी चाहिए, इस चीज को हम बोलते हैं सब रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स। अब कुछ केस में जो ऑटोनॉमी मूवमेंट्स होती हैं, ये रीअरेंजमेंट से सुलझ जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक बड़े रीजन में एक छोटा ऐसा सब रीजन है जहाँ पर जो सरकार है वहाँ की वो थोड़ा कम पैसा भेज रही है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, तो ये रीजन कहेगा मुझे ऑटोनॉमी नहीं चाहिए भाई, तो मुझे पैसे दे दे और जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सही कर दे। कुछ मांगे यहाँ तक सिमट जाती हैं, लेकिन कुछ केस में ये मांगे थोड़ी रेडिकल हो जाती हैं। जैसे कि कुछ केस में ये देखा जाता है कि रीजनल ऑटोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ जो छोटे रीजन्स हैं वो सेपरेट स्टेटहुड की मांग करने लगते हैं कि हमें इस बड़ी स्टेट में नहीं रहना, हमें अपना एक अलग राज्य बनाना है और उसमें अपना रूल करेंगे। और ये सारी जो रेडिकल मांगे हैं वो 1950s ऑनवर्ड्स हम पूरे देश में आते हुए देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम सन 2000 की बात करते हैं तो सन 2000 में 3 राज्य भारत में नए आए, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, झारखंड बना बिहार से और उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से। 2014 की बात करें तो तेलंगाना बना, 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी आए। तो इन सभी से हम ये देख सकते हैं कि ये जो सिलसिला चलता आ रहा है, ये कोई नया सिलसिला नहीं है, बल्कि 1950 से ही हम ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो सब रीजन्स हैं वो ऑटोनॉमी की मांग करते आ रहे हैं और कुछ सेपरेट स्टेटहुड पा भी चुके हैं। अब बात करते हैं ये सब रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स के कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि बैकवर्ड एरियाज से आते हैं और कुछ डेवलप्ड एरियाज में भी निकल के आते हैं। जो लोग इन रीजन्स में रहते हैं वो ये कहते हैं कि हम इन सभी मूवमेंट्स को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हैं, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा और हमारे सोशल कल्चरल राइट्स भी जो हैं वो यहाँ पर नहीं से कहीं भी यहाँ पर सिक्योर नहीं है। तो इन्हीं सभी कॉजेज की वजह से ये जो सब रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स हैं वो चलती हैं। शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक रीजंस से। इकोनॉमिक रीजंस में हमें बताया गया है कि जो लोग इन सभी एरियाज में रहते हैं वो सब रीजनल ऑटोनॉमी की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी एक कंप्लेंट रहती है कि इस रीजन में इकोनॉमिक सेंस में इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं कि जो हमारे मिनरल रिच रिसोर्सेज का तो एक्सप्लॉयटेशन कर देती हैं और हमें पैसे के नाम पे ठेंगा दिखा के चल देती हैं, ले भाई। उसके बाद जो इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इनको बिलोंग करते हैं वो भी इनसे छीन लिए जाते हैं और कुछ केस में ये भी यहाँ पर इन पर आरोप लगाया जाता है कि इन सभी सरकारों ने मिलकर यहाँ पर अपनी इंटरनल कॉलोनीज बना ली हैं जहाँ पर ये रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देते हैं और हमें हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और हमारे लोग यहाँ पर काम भी नहीं कर सकते। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जॉब्स की स्कार्सिटी की वजह से यहाँ के लोग अब धीरे धीरे यहाँ से पलायन करने लगते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब जैसे ही यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि क्योंकि ये कुछ पिछड़े इलाकों से आते हैं तो लोग इन्हें ह्यूमिलिएट करते हैं कि तुम पिछड़े इलाकों से आए हो इसलिए तुम हमें नौकरी नहीं देने वाले। उसके बाद ये माइग्रेशन करते हैं तो वहाँ भी उन्हें बहुत सारा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि यहाँ पर इन्हें एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले दिक्कत आती है, उसके बाद लैंग्वेज बैरियर होता है, उसके बाद उस जिस एरिया में जाते हैं वहाँ के कल्चर को यहाँ पर अडॉप्ट करने में इन्हें टाइम लग जाता है। तो ये सारी दिक्कतें इकोनॉमिक रीजंस की वजह से आती हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रीजंस की। तो पॉलिटिकल रीजंस में हमें बताया गया है कि जो लोग सब रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इनके रीजन को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस पे। जैसे कि इन रीजन्स में रहने वाले लोगों को यहाँ पर कोई मंत्री नहीं बना रहा, ना ही यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री बन रहा है इस रीजन का, तो इसीलिए हमें ऑटोनॉमी चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर ऑटोनॉमी की मूवमेंट के लिए यहाँ पर ये मांग करते हैं ताकि जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है यहाँ के लोग उनमें पार्टिसिपेट कर सकें
और इन सभी रीजन्स में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकें। अब बताए सोशल एंड कल्चरल रीजंस। अब सोशल एंड कल्चरल रीजंस में हमें बताया गया है कि जो लोग इन सब रीजन्स में रहते हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि उनकी सोशल और कल्चरल आइडेंटिटीज जो हैं उनको यहाँ पर रिकॉग्निशन नहीं मिलता। उनकी जो आर्ट फॉर्म्स हैं, उनका जो कल्चर है, जैसे कि एग्जांपल के लिए उनका थिएटर जो प्रोग्राम चलता है, जो सिनेमा टाइप का उनका यहाँ पर कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट का कोई ऐसा साधन है जो कि इनसे रिलेटेड है, तो वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते और इनको यहाँ पर रिस्पेक्टेबल पोजीशंस पे भी मीडिया में नहीं पोर्ट्रे किया जाता। तो इस वजह से भी लोग ये डिमांड करते हैं। 4 है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस में आर्ग्यू किया जाता है कि जो भी सब रीजन्स ऐसे हैं जो कि बिगर स्टेट्स में आते हैं, तो उन्हें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज द्वारा एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिलती। जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर और जो लीडर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, वो इन डिफरेंट रीजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कभी भी पूछते नहीं, उनके साथ कभी कोऑर्डिनेट नहीं करते। और इसी वजह से जो सब रीजन्स बिगर साइज की स्टेट्स में लोकेटेड हैं, उन पर इक्वल तरीके से ध्यान ना देने की वजह से कॉन्सिक्वेंटली ये रीजन्स हमेशा के लिए यहाँ पर इनसे दूर रहने की मांग करते हैं और इनसे कटने की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सब रीजनल ऑटोनॉमी एंड न्यू स्टेटहुड डिमांड्स। तो 1950 ऑनवर्ड से हम ये देख रहे हैं कि रीजनल ऑटोनॉमी की मांगे उठ रही हैं। इससे कि बहुत सारी स्टेट्स भी बनी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1953 में हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है। कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद 1960 से 80s के बीच में यहाँ पर आसाम में स्टेट्स को फॉर्म किया जाता है, जैसे कि 1972 में मेघालय को बनाया जाता है। सन 2000 में 3 स्टेट्स निकल के आती हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, जो कि हिंदी स्पीकिंग रीजन से आती हैं। और 2014 में तेलंगाना बनता है आंध्र प्रदेश से कट के। तो इन सभी डिमांड्स को हम यहाँ पर देख चुके हैं कि क्यों ये डिमांड्स उठती हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टेट्स इनसे निकली हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और मेघालय, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो शुरुआत करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की। तो सन 2000 में 3 स्टेट्स का विलय यहाँ पर भारत में किया जाता है और उस सेंचुरी का पहला एग्जाम्पल होता है कि जहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करके नई स्टेट्स बनाई गई हैं। नेमली अगर हम देखें तो झारखंड को बिहार से अलग किया जाता है, छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया जाता है और उत्तराखंड को यूपी से अलग किया जाता है। जो स्टेट्स इनसे बनती हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम का एक ऐसा पहला स्टेप होता है कि इन रीजन्स में जो भी डिमांड उठी, सरकार ने उन डिमांड्स को सुना और उनको फुलफिल करने के लिए इन स्टेट्स को बनाया। और क्योंकि ये स्टेट्स कुछ सिमिलैरिटीज को भी यहाँ पर साझा करती हैं, तो ये भी एक आसान काम बन गया उन सरकारों को ये स्टेट्स बनाने के लिए। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें, तो ये प्रीडोमिनेंटली हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन इनहेबिट करते हैं। उसके बाद जो झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, यहाँ पर मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा बहुतायत में पाए जाते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन हमें ट्राइबल्स की भी दिखाई देती है, जिससे कि जो इनका बाइफर्केशन है वो थोड़ा आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ को कैसे बनाया गया। तो अगर हम इसके डिमांड की बात करते हैं कि हमें छत्तीसगढ़ चाहिए, तो ये जो पर्टिकुलर डिमांड थी ये 1948 से ही हम देख सकते हैं। तो 1948 में पहली बार ये डिमांड उठाई जाती है कि हमें छत्तीसगढ़ नाम का नया राज्य बनाना है और ये सारी चीज़ें स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने रखी जाती हैं। लेकिन ये जो एसआरसी होती है ये इस डिमांड को रिजेक्ट कर देती है 1954 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एससी, एसटी और ओबीसी तरीके के लोग रहते हैं। तो इनका ये मानना रहता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं लेकिन हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को देखते हुए 1990s में फिर से यहाँ पर इनकी डिमांड जो है वो पॉपुलर बनने लगती है और पॉपुलर मोबिलाइजेशन यहाँ पर होने लगता है। इसी के देखते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की जाती है और ये जो पर्टिकुलर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग एक साथ बनाते हैं ताकि छत्तीसगढ़ को एक एज अ सेपरेट स्टेट हम बना सकें, जहाँ पर पहला ये रहता है कि छत्तीसगढ़ को हमें बनाना है और उससे ऑटोनॉमी दिलवानी है विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि इस रीजन का एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो सके और ये जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है इसमें डेवलपमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास झारखंड। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक आदिवासी आइडेंटिटी के साथ आता है, जहाँ पर कुछ तरीके का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक सेपरेट स्टेटहुड की मांग की जाती है। मांग शुरू होती है 1910 से
जहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अस्तित्व में आती हैं 1910 में, ताकि इस पूरे एरिया में एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद 1920s की अगर मैं बात करूं तो साइमन कमीशन के सामने भी इनका यह प्रस्ताव रखा जाता है, जो कि रखते हैं छोटा नागपुर रीजन के कुछ ट्राइबल लीडरशिप्स। उसके बाद 1937 में अब आते हैं, तो 1937 में यहाँ पर एक आदिवासी महासभा भी बनाई जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ जयपाल सिंह, और ये आदिवासी महासभा होती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है, ये आदिवासी महासभा अब झारखंड पार्टी में बदल जाती है। अब ये पार्टी वहाँ के आदिवासी आइडेंटिटी में यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट करने की कोशिश करती है। और उसके बाद हम 1963 में देखें तो ये जो झारखंड पार्टी है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है, और ट्राइबल रिलेशन जो हमारा लीडरशिप है उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी स्थापना होती है, जो कि आज के टाइम पे भी झारखंड में रूल कर रही है। 1972 के बाद अगर हम देखते हैं तो जेएमएम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ट्राइबल्स के इश्यूज को उठाने में सदर्न बिहार में, और यहाँ पर यह भी डिमांड रखती है कि हमें सेपरेट स्टेटहुड चाहिए जिसका नाम होगा झारखंड। उसके बाद हम देख सकते हैं कि झारखंड भी एक अलग राज्य बन जाता है। फिर आता है उत्तराखंड की बारी। तो उत्तराखंड जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से कटकर बना है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश से यहाँ पर डिमांडें उठती हैं कि हमें अलग कर दो, तो उसमें से एक उत्तराखंड भी होता है। उत्तराखंड, इसकी जो डिमांड होती है वो ये है कि जो अपने 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जो हिली एरियाज में आते हैं उनको काट कर एक अलग राज्य बनाना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे बैकवर्ड रीजन जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड वाले एरिया में आते हैं वो भी यहाँ पर ऑटोनॉमी की मांग करते हैं, वो भी अलग होने की मांग करते हैं। जहाँ पर कुछ रीजन्स कहते हैं कि हमें बुंदेलखंड वाला एरिया चाहिए जिसमें कुछ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरियाज आएंगे और एमपी का कुछ एरिया आएगा। फिर कुछ पूर्वांचल की भी बातें करते हैं कि हमें पूर्वांचल अलग बनाना है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक टिकती भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जो एरियाज उत्तर प्रदेश में ऐसे होते हैं जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का जो असर है वो ज़्यादा होता है, तो वो एरियाज कहते हैं कि हमें हरित प्रदेश नाम का एक स्टेट बनाना है तो हमें भी अलग कर दो। तो इन सभी रीजंस में हम ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो ऑटोनॉमी मूवमेंट्स है वो चल रही हैं। लेकिन उत्तराखंड की एक ही ऐसी डिमांड होती है जो कि यहाँ पर सुनी जाती है, बाकियों को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि इनको इतना पॉपुलर मोबिलाइजेशन नहीं मिलता। और उत्तराखंड को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मोबिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, और 1990s में इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाती है। उसके बाद 1994 की जो मुलायम सिंह सरकार होती है उत्तर प्रदेश की, वो यहाँ पर एक मंडल कमीशन रिपोर्ट को बिठाती हैं और 27% का जो रिजर्वेशन है वो उत्तराखंड वासियों को देने की कोशिश करती हैं। और ऐसे चलते चलते सन 2009 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हो जाती है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट की। तो आंध्र प्रदेश, जैसे हम पिछले यूनिट्स में भी पढ़ के आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश बना था लैंग्वेज के बेसिस पे, जिसका बेड़ा उठाया था यहाँ पर पोट्टीसरा मल्लू ने, जो कि गांधीयन टाइप के स्कॉलर थे जिन्होंने कहा था कि मैं आमरण अनशन करूंगा जब तक ये आंध्र प्रदेश नाम का स्टेट बन नहीं जाता। और 1953 में ही आंध्र प्रदेश बन जाता है। उसके बाद से यहाँ पर तेलंगाना की भी बातें उठने लगती हैं कि हमारा जो तेलंगाना है उसमें भी हमें यहाँ पर अलग होना है आंध्र प्रदेश से। तो स्पेशली अगर हम तेलंगाना को देखते हैं तो हिस्टोरिकली आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना है वो थोड़ा बैकवर्ड एरिया में आता है। यहाँ पर आर्ग्यू किया जाता है कि आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो तेलंगाना के लोगों के लिए, जो उस रीजन में रहते हैं, उनके लिए जो उनके इंटरेस्ट हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इस रिस्पॉन्स में तेलंगाना रीजन से उनको बहुत ज़्यादा ओपोजिशन का भी सामना करना पड़ता है, और इसी ओपोजिशन को कम करने के लिए 1956 में कांग्रेस लीडर्स दोनों जो रीजन्स हैं तेलंगाना के और जो आंध्र प्रदेश के, वो एक एग्रीमेंट करते हैं जिसका नाम होता है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। अब इस जेंटलमैन एग्रीमेंट्स का काम ये होता है कि जो तेलंगाना रीजन के लोग हैं ये इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे और इनके लिए काम करेंगे। इसके कुछ प्रोविजंस भी होते हैं, जैसे कि तेलंगाना और आंध्र के बीच में जो पावर का गैप है उसको कम करेंगे और इनके बीच में पावर को शेयर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि अगर एक रीजन का मुख्यमंत्री बनता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आंध्रा का मुख्यमंत्री बनता है, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो होगा वो आंध्रा का नहीं बनेगा, वो तेलंगाना का बनेगा। तो ऐसी सारी रीअरेंजमेंट से यहाँ पर इनको थोड़ा ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सारा काम यहाँ पर चलता नहीं।
1971 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आते आते बहुत सारे लॉयर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तेलंगाना प्रजा समिति के नाम की पार्टी बनाते हैं और ये मांग करते हैं कि हमें तेलंगाना स्टेट चाहिए। और इनकी लीडरशिप का बेड़ा उठाते हैं चेना रेड्डी। और चेना रेड्डी की लीडरशिप के अंदर 14 पार्लियामेंट्री सीट्स में से तेलंगाना रीजन में टीपीएस 10 सीटें जीत भी जाती हैं और टीपीएस कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी वहां पर उभर के आती है। 2001 में के चंद्रशेखर राव एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और उसका भी यही एम होता है कि हमें एक तेलंगाना स्टेट चाहिए। फिर उसके बाद 2004 आता है जब कांग्रेस और टीआरएस मिलके एक गठबंधन बनाती हैं लोकसभा इलेक्शन में और इसी गठबंधन के साथ यूपीए के मैनिफेस्टो में एक पॉइंट ऐड हो जाता है कि हम तेलंगाना नाम के स्टेट को अब बनाएंगे। अगर हम आगे जाएं तो पी चिदम्बरम उस समय के जो यूनियन मिनिस्टर थे वो 9 दिसंबर 2009 को ये अनाउंस करते हैं कि हम अब तेलंगाना स्टेट को अलग बनाने के लिए इनिशिएट कर रहे हैं, मतलब उसकी कोशिश हम करने वाले हैं। फिर यूपीए 2 की सरकार आती है जब 2010 फरवरी में एक श्री कृष्ण कमेटी यूपीए सेकंड जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बिठाती है, जहाँ पर इस कमेटी का काम ये होता है कि हमें ये जानना है कि क्या एक यूनिफाइड आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा तेलंगाना रीजन के लिए या फिर हमें तेलंगाना को एक अलग ही राज्य बना देना चाहिए। तो श्री कृष्ण कमेटी अपनी रिपोर्ट को दिसंबर 2010 में सबमिट करती है और उसके सामने यहाँ पर एक प्रस्ताव रखती है। प्रस्ताव ये होता है कि हमें यहाँ पर इन दोनों जो रीजन्स हैं इनको बाइफरकेट कर देना चाहिए, जहाँ पर सीमांध्रा, जहाँ पर रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के रीजन आएंगे वो बन जाएगा आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना का रीजन है वो बन जाएगा तेलंगाना स्टेट, यानी एक अलग राज्य। और कॉन्सिक्वेंटली 2014 में ये बन भी जाता है। तो अब हम बात करते हैं आसाम की। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांडें उठती रही हैं आज़ादी के बाद से ही कि हमें फेडरल रिलेशंस में कुछ रीऑर्गेनाइजेशंस करनी चाहिए बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड लोकल यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन्हीं डिमांड्स के चलते यहाँ पर एक हिल स्टेट मूवमेंट भी चलता है जिससे कि मेघालय की यहाँ पर स्थापना की जाती है। तो आसाम की अगर मैं बात करता हूँ तो आसाम एक हिली टाइप का रीजन है जहाँ पर बहुत सारी इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहती है जिनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया और मीजोस। तो ये जो चार तरीके की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 1950 से 60s के बीच में ही एक हिल स्टेट बनाने की डिमांड करती हैं। अब इस डिमांड के चलते 1971-72 में एक ऑटोनोमस स्टेट ऑफ मेघालय की भी स्थापना कर दी जाती है। लेकिन इसको हम पढ़ें उससे पहले मैं जानना चाहिए कि ये जो ऑटोनोमस स्टेट बना मेघालय उससे पहले का इसका हिस्ट्री क्या है। तो ये जो पूरी डिस्ट्रिक्ट थी, हिल डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें जयंतिया, खासी, गारोज और ये जो मीजोज हैं ये रहते थे, तो इनकी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी हुआ करती थी और 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्हें ऑटोनॉमी भी दी जाती थी। लेकिन इन ट्राइब्स का कहना ये था कि ये अपने स्टेटस से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आसाम सरकार हमें इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दे रही है और 6 शेड्यूल के अंदर जो हमें ऑटोनॉमी मिल रही है उससे हमारा कुछ काम नहीं चल रहा। इसके एडिशन में जब असोम जातीय महासभा है उसने आसामीज जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया आसाम में। इनका कहना इन ट्राइब्स का कहना ये है कि जो एरियाज आसामीज नहीं बोलते हैं तो उनके साथ ये आसाम सरकार यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जिस एरियाज में हम ये रहते हैं उसे एक सेपरेट हिल स्टेट बना दिया जाए आसाम में और ट्राइबल लीडरशिप के अंदर यहाँ पर इनका सारा काम कर दिया जाए। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो ट्राइबल लीडरशिप होती है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इसके कुछ सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, तो हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे इन गारो, खासी और जयंतिया की जो ट्राइबल लीडरशिप है वो कैसे आगे आती है और बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये मीटिंग करती हैं कि ये जो इशू चल रहा है सेपरेट स्टेटहुड का इसको रिसॉल्व किया जाए। पहली डिमांड ये रखती हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम होगा मेघालय और उसके बाद जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें इसमें अमेंडमेंट चाहिए क्योंकि इसमें हमें कोई रियल ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है, नाम की ऑटोनॉमी मिल रही है और कुछ भी हमें हासिल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद 1954 में एक कॉन्फ्रेंस की जाती है इन सभी ट्राइबल लीडर्स की जो कि तूरा में होती है। इस कॉन्फ्रेंस में इनकी डिमांड को रिजॉल्व कर दिया जाता है
और एक सेपरेट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है आसाम में, जो कि एसआरसी के पास सबमिट की जाती है, जहाँ पर जो एसआरसी है वो इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इनका मानना होता है कि ये सिर्फ 3 हिल एरियाज का मामला है और इतने छोटे मामले के लिए हम यहाँ पर अपना एक सेपरेट स्टेट्यूट नहीं बना सकते। उसके बाद जो उस समय की सरकार होती है, कमीशन को अपॉइंट करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एच वी पटस्कर, अब जिसको हम पटस्कर कमीशन के नाम से जानते हैं। अब इस कमीशन का काम ये होता है कि जो भी हिली एरियाज ये डिमांड कर रहे हैं जिनको सेपरेट स्टेट्यूट चाहिए, तो उनका वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वहाँ पर रीऑर्गेनाइज करे, ताकि सेपरेट स्टेट ना हो, हम उन्हें ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दे सकें। और यही चीज़ यहाँ पर होती है और एक आसाम के अंदर ही अप्रैल 1970 में मेघालय को एज अ ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ आसाम बना दिया जाता है। इस पूरी ऑटोनोमस स्टेट में 3 टियर सिस्टम चलता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास रहती है जो कि आसाम के होते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनकी एड एंड एडवाइस पर एक काम करते हैं वो मेघालय से होते हैं। इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो ओपन टू ऑल होती है, इंडियंस जो भी मेघालय में रह रहे हैं। लेकिन शिलोंग की जो ऐसी सीट होती है वहाँ पर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहाँ पर सीट को रिजर्व किया जाता है। और इसके बाद से ही हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन चलता है और अल्टीमेटली 1972 में मेघालय जो है वो एक सेपरेट स्टेट बन जाता है। फिर आती है बोडो मूवमेंट। बोडो मूवमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज में भी आई हुई है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान हमें देने की ज़रूरत है। तो जो बोडोज हैं वो आसाम के कुछ एरियाज में रहने वाले ट्राइबल लोग हैं, जिसमें आते हैं कुछ कोकराझार, बास्का, चिरांग और उदालगिरी डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ हिस्से आते हैं, जहाँ पर इन लोगों की डिमांड होती है कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, ताकि हम अपनी डिफरेंट कल्चर और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें। उसके बाद 1980s तक आते आते जो बोडो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनने लगती है। जो बोडोज हैं वो अपनी डिमांड को रेज करने लगते हैं सिंस दी 1960s, और 1980s आते आते बहुत ज़्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिलने लगती है। इनिशियल ईयर्स में अगर हम देखें, जब इन्होंने शुरू किया था 1960 से 70s के बीच में, तो बोडोज का ये मानना था कि हम एक डिमांड कर रहे हैं, जिस डिमांड का ये मकसद है कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम होगा उद्यांचल, जो कि बनेगी आसाम में से। इस स्टेट में हम ऑटोनॉमी को इंजॉय कर पाएंगे और अपने जो बोडोज की कल्चरल आइडेंटिटी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हम उसको सेफगार्ड कर सकेंगे। जब 1980s का ये फेज आता है, जब फिर ये बोडो मूवमेंट जो होती है वो 1985 में थोड़ी शांत होती है, जब आसाम अकॉर्ड को साइन किया जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम, और आंसू को भी साथ में ले लिया जाता है। इस समय जो बोडो लोग होते हैं वो इस आसाम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और आसाम अकॉर्ड के साइन होने के बाद उन्हें यहाँ पर अपनी जो ऑटोनॉमी की नीड है उसको रियलाइज, इन्हें दोबारा से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोबारा से इन्हें पता लगता है कि हमें ऑटोनॉमी मूवमेंट चाहिए, मतलब हमें सेपरेट स्टेटूट चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि जो क्लॉज 6 है इस आसाम अकॉर्ड का वो उनकी कल्चरल ऑटोनॉमी के लिए सही नहीं है, और इनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो भी यहाँ पर सही से कंसिडर नहीं किए गए हैं। तो उसी के बाद से फिर से ही इनकी जो डिमांड है सेपरेट स्टेटहुड की, फिर से वो चालू हो जाती है, जहाँ पर अपनी डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए फिर से ये डिमांड करने लगते हैं सेपरेट स्टेटहुड की, जिसका नाम होता है उद्यांचल। कॉन्सिक्वेंटली बोडोज एक मोर सस्टेन्ड मूवमेंट चलाने के लिए यहाँ पर कुछ ऑटोनॉमी डिमांड्स रखते हैं और एक मूवमेंट टाइप की चलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से वो बोडो लैंड की स्थापना की मांग करते हैं, जहाँ पर सब्सटेंशियल जो बोडो पॉपुलेशन है वो रहती है, ताकि ये जो बोडो पॉपुलेशन है इसको हम सेफगार्ड कर सकें, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पर बचाए रख सकें, जो इनकी आइडेंटिटी है वो भी हम इसे बचा सकें। तो यही सारे मुद्दे इनके होते हैं। लेकिन टाइम जैसे जैसे शिफ्ट होता है, इनका फोकस जो पहले सेपरेट स्टेटहुड पर रहा करता था, जिसका नाम अब बोडोलैंड इन्होंने कर दिया, अब ये धीरे धीरे इस डिमांड को कम करने लगते हैं और ये कुछ इंस्टीट्यूशंस की मांग करते हैं कि अब कहते हैं कि भैया हमें अब ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, हमें कुछ ऑटोनॉमस काउंसिल चाहिए, ताकि हम विद इन द स्टेट ऑफ आसाम अपनी ऑटोनॉमी को इंजॉय कर सकें। और इस कंटेक्स में बोडोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ आसाम के साथ कुछ अकॉर्ड भी साइन करते हैं, जहां पर कुछ तरीके की ऑटोनोमस बॉडीज भी बनाई जाते हैं। जैसे कि 1993 में बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाती है, 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाती है, और 2020 में लेटेस्ट बोडो टेरिटोरियल जो रीजन है उसकी भी स्थापना की जाती है, ताकि ये यहाँ पर ऑटोनॉमी एंजॉय कर सकें।
लास्ट में आता है हमारे पास क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस, कि ठीक है, हमने इन सभी ऑटोनॉमिक डिमांड्स को देख लिया और कुछ स्टेट्स बना भी दी, लेकिन अब बात आती है गवर्नेंस की, कि इनकी गवर्नेंस होगी कैसे, सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर उठने लगती हैं। तो जो क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस है सब रीजनल ऑटोनॉमी में, वो यहाँ पर इंटरवीन किए जाते हैं, जहाँ पर जो गवर्नेंस है उसके कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं, जैसे कि हमें इन सभी रीजन्स में एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करना है जो कि काम करेगा ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ और एफिशिएंसी के साथ, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर ओबे किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि करप्शन से फ्री होगा और डेमोक्रेटिक वेज में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, क्योंकि इस समय जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से यहाँ पर समझी जाती हैं कि ऑटोनॉमी की जो डिमांड है वो उठती क्यों है, वो उठती इसीलिए है क्योंकि जो रीजन्स यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं बड़े एरिया से कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, और उनकी शिकायतों को कोई सुनता नहीं है, तो इसी वजह से ऑटोनॉमी की मांगे करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी और डेमोक्रेटिक वे में हम अपनी गवर्नेंस को चलाएंगे, तो ये ऑटोनॉमी मूवमेंट जो है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे कम होती जाएंगी और सारी ऑटोनॉमी मूवमेंट्स एक दिन शांत हो जाएंगी और गवर्नेंस आसानी से चल सकेगी। ये कहना होता है यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ का। तो ये जो सारी चीज़ें हम ये देख चुके हैं, तो यही था हमारा पूरा यूनिट। थैंक यू सो मच।